पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक। इस दौरान न्यू ईयर इंडिया एयरबेस के बीच 250 एयरक्राफ्ट की हुई डील। पीएम मोदी ने कहा, यह महत्वपूर्ण डील भारत और फ्रांस के गहराते संबंधों के साथ साथ भारत के सिविल एविएशन सेक्टर की सफलताओं और आकांक्षाओं को भी दर्शाते हैं। दिल्ली मुंबई में बीबीसी दफ्तर पर इनकम टैक्स ने मारा छापा। फोन जब्त कर स्टाफ को भेजा घर। बीबीसी पर लगा है टैक्स में गड़बड़ी करने का आरोप। कांग्रेस ने रेड को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से जोड़ा। कार्रवाई को बताया अघोषित आपातकाल। कानपुर देहात के मडौली गांव में झोपड़ी में आग लगने से मां बेटी की मौत पर शुरू हुई सियासत। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खेला ब्राह्मण कार्ड। कहा, योगी सरकार में लगातार ब्राह्मण परिवारों को बनाया जा रहा निशाना। बिना पक्षकारों को सुने आदेश पारित करने के चलन पर सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी को लगाई फटकार। कहा, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूरी तरह है उल्लंघन। गैंगरेप पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया अहम फैसला। कहा, महिला गैंगरेप अपराध में सहयोग की हो सकती है दोषी, उम्र कैद तक की हो सकती है सजा। पुलवामा हमले की चौथी बरसी आज। देश नम आंखों से शहीद जवानों को कर रहा याद। पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। लिखा, कभी नहीं भूल सकते शहीदों का सर्वोच्च बलिदान। तो राहुल गांधी ने कहा, उनका सर्वोच्च बलिदान भारत हमेशा याद करेगा। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बढ़ते हैं खबरों में आगे। उत्तराखंड सहकारिता विभाग के अंतर्गत सहकारी बैंकों में की गई भर्तियों की लंबे समय से जांच चल रही है। इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सहकारिता विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता विभाग प्रदेश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है और ऐसे में सहकारी विभाग की योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो, इसके लिए बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों में हुई भर्तियों में धांधली को लेकर सीएम ने कहा कि मामलों से संबंधित रिपोर्ट उनके सामने लाई जाएगी। जांच के बाद इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, उत्तराखंड जैसे राज्य में सहकारिता हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है और सहकारिता, कृषि, पशुपालन, हॉर्टिकल्चर, ये सब मिलकर कृषि, बहुत सारे जो काम है संयुक्त तत्वाधान में संचालित हो रहे हैं, उन सभी पर आज समीक्षा हो रही है। इसके साथ साथ और हम इस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं और कैसे कोऑपरेटिव ग्रुप को और बढ़ाकर लोगों को और सुविधा पहुंचाकर, और हमारे देश के सहकारिता मंत्री के नाते आदरणीय अमित शाह जी ने लगातार इन सहकारी संस्थाओं को और अधिक सामर्थ्यवान बनाने के लिए और सशक्त बनाने के लिए तमाम योजनाएं वहां से जो दी हैं, उनका अधिकाधिक कैसे लाभ लें, उन सभी पर। देखिए, उस पर चूँकि पहले ही भर्तियाँ निरस्त हो गई हैं और अब माननीय न्यायालय में है, इसलिए मैं समझता हूँ कि एक तरह से वो मामला बहुत पहले ही माननीय न्यायालय के अधीन होकर चल रहा है। उस पर कोई भी कमेंट करना मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं समझता। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि राज्य के पर्वतीय जनपदों में लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए सहकारिता के क्षेत्र में और प्रयासों की जरूरत है, जिसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं ताकि सरकार की विभिन्न योजनाओं का आम जन अधिक से अधिक फायदा ले सके। देखिए, उत्तराखंड जैसे राज्य में सहकारिता हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है और सहकारिता, कृषि, पशुपालन, हॉर्टिकल्चर, ये सब मिलकर कृषि, बहुत सारे जो काम हैं संयुक्त तत्वाधान में संचालित हो रहे हैं, उन सभी पर आज समीक्षा हो रही है। इसके साथ साथ और हम इस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं और कैसे कोऑपरेटिव ग्रुप को और बढ़ाकर लोगों को और सुविधा पहुंचाकर, और हमारे देश के सहकारिता मंत्री के नाते आदरणीय अमित शाह जी ने लगातार
इन सहकारी संस्थाओं को और अधिक सामर्थ्यवान बनाने के लिए और सशक्त बनाने के लिए तमाम योजनाएं वहां से जो दी हैं उनका अधिकाधिक कैसे लाभ लें। 4 साल पहले 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए हमले में करीब 40 जवान शहीद हुए थे, जिसमें उत्तराखंड के भी 2 जवानों ने अपनी शहादत दी थी, जिनकी चौथी बरसी पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैनिक कल्याण निदेशालय में जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मंत्री जोशी ने कहा कि हमारे वीर सैनिकों ने जिस तरह से पुलवामा में अपनी बहादुरी का परिचय दिया था, उसको भुलाया नहीं जा सकता। उनकी शहादत को हमेशा याद किया जाएगा। शहीदों के परिवारों के साथ हम लोग हमेशा खड़े हैं। साथ ही मेजर जनरल समी सबरवाल ने कहा कि पुलवामा हमले में जिस तरह से हमारे सैनिकों के ऊपर पाकिस्तान ने पीठ पीछे हमला करके घटिया कर्म का परिचय दिया था, उसका उनको तुरंत जवाब दिया गया और हमारी सेना ने एयर स्ट्राइक करके उनके कई ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया था। मोदी जी ने सिद्ध करके दिखाया। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो हम इसके बीच में थोड़ा भूल गए हैं, वो अगर आप ये देखिए कि हम पिछले 70 साल से सुन रहे थे कि पाकिस्तान का विनाश होने वाला है, लेकिन 2014 तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन एकाएक पिछले 4 साल में ऐसा क्या हुआ कि अगर वहां पर आज 350 रुपए किलो अगर आटा बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश ने कुछ तो ऐसा किया है जिस करके पाकिस्तान के ये हाल हुए हैं। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है क्योंकि ये सारे मुस्लिम देशों के ऊपर जो निर्भर रहता था पाकिस्तान, उनके साथ मोदी जी ने अपनी मैत्री करके पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बिल्कुल छिन भिन कर दिया है कि आज उसको कोई 1-2 टके का पैसा देकर राजी नहीं है। आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 को एक कायराना हमले में हमारे सीआरपीएफ के काफिले पर हमला कर हमारे जिसमें 40 जवान शहीद हुए। उत्तराखंड के भी 2 जवान उसमें थे। आज उन सपूतों को हमने अपने सदा समर्पित किए हैं और हम उनके परिजनों के साथ हैं। शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है और क्योंकि मेरे पास सैनिक कल्याण मंत्रालय में मेरी जिम्मेदारी और ज़्यादा बन जाती है, इसलिए आज हमने यहाँ पर अपने ट्रैक्टिट में उन नायकों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दिए नमन किया है, श्रद्धासुमन अर्पित किए। विधानसभा में कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले में सियासत गर्मा गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के द्वारा दिए गए भर्ती कराने में पैसे के लेन देन के मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी हरक सिंह रावत पर तंज कसा। गणेश जोशी ने कहा है कि हरक सिंह रावत को गढ़वाल का शेर कहा जाता है, लेकिन शेर की हालत अब क्या हो गई है वो सबके सामने है। अब हरक सिंह जी में मैं कोई टिप्पणी करूं तो शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि एक तो मेरे बहुत पुराने मित्र भी रहे हैं वो, और आज जिस हाशिए पर वो खड़े हैं, गलत निर्णय कह दूं या अति अविश्वास कह दूं, कभी वो अपने को उत्तराखंड का शेर कहा करते थे और आज शेर की क्या स्थिति आप बेहतर जानते हैं, तो इतना ही बहुत है। प्रदेश में कांग्रेस लगातार पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रही है। वहीं एक बार फिर से कांग्रेस ने पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच और प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार युवाओं को छोड़ने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मामले को लेकर हमारे सहयोगी ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रदेश अध्यक्ष करण महारा से खास बातचीत की। आइए देखते हैं रिपोर्ट। प्रदेश में बेरोजगार संघ से जुड़े हुए युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी भी धरने में बैठे हुए। दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी लगातार 4 दिन से उनका साथ दे रही है। भले ही अपने ही कार्यालय में बैठकर उनका साथ दे रही है, कोशिश ये कर रही है कि विधानसभा तक पहुंचा जाए, कोशिश ये कर रही है कि पीएचक्यू जो है वो जाया जाए, सवाल किए जाए, और जब रोका जा रहा है तो अब अपने ही जगह में जो है अपने ही कार्यालय में अब देख सकते हैं कि बैठे हुए हैं सारे बड़े। देखिए, ये सरकार संवेदनहीन सरकार है और लगातार कांग्रेस ने, विधानमंडल दल ने सदन में इस आवाज को मजबूती दी। साक्ष्य हैं, सबूत हैं, युवाओं के पास साक्ष्य थे, सबूत थे, और जिस तरह से पेपर लीक हुआ, अधीनस्थ जन सेवा आयोग में घोटाला हुआ,
और सरकार पर दबाव बनाया गया और कुछ लोग गिरफ्तार हो गए। और वो लोग कौन थे? वो जो सरकार के उच्च पदों पर आसीन नेताओं के करीबी दिखाई दे रहे थे, सहयोगी दिखाई दे रहे थे, और बेल हो गई, उनकी जमानत हो गई और आज वो खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और दूसरा, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के बाद लोक सेवा आयोग जैसी संवैधानिक संस्था, इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, वो भी पूरी तरह जग जाहिर हो चुका है कि वो भी इसमें मामले में संलिप्त थी। देखिए, सरकार को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। सरकार का बैलेंस बिगड़ा हुआ है और ये अनुभवहीनता इसमें दिखाई दे रही। जिस तरीके से छात्रों के आंदोलन को एक ऐसे मुकाम तक ले गए जिसमें अप्रिय, मैं उसको कहूँगा, बहुत ही घटिया घटना घटी और उसको अच्छे तरीके से सुलझाया जा सकता था। छोटी सी मांग थी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था की, जिसमें बेरोजगार मेहनतकश लोगों से अन्याय ना हो, पढ़े लिखे नौजवानों की जगह कोई घूस दे के नौकरी में ना आ जाए, जिससे भविष्य खराब ना हो स्टेट का भी और देश का भी। और दूसरी मांग उन्होंने की थी, क्योंकि गोपन के अधिकारी पकड़े गए हैं तो पेपर लीक हो सकता है, इसको निरस्त किया जाए और जांच के बाद किया जाए। छोटी सी थी, इसको मुख्यमंत्री एक लाइन में पर नहीं किया, दुर्भाग्य। लगातार कांग्रेस जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है और आप देख सकते हैं कि आज तो सारे के सारे जितने बड़े लीडर हैं कांग्रेस के वो यहाँ पर मौजूद हैं और सिर्फ एक ही मांग है कि लाठीचार्ज की जो है जिन व्यक्तियों पे किया गया था उसकी जांच हो, उसके साथ ही सीबीआई जांच की जाए और ये सभी मामले लेकर कांग्रेस आज यहाँ पर अपने कार्यालय में धरने में बैठी है। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ वसीम मॉल, एपीएन न्यूज़ देहरादून। भर्ती पेपर मामले को लेकर किया जा रहा प्रदर्शन अब भी जारी है। हालांकि पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन को लेकर युवाओं पर मुकदमा भी दर्ज किया है, लेकिन इन सबसे बेखौफ युवा अपनी मांगों को लेकर शहीद स्थल पर बैठे हुए हैं। सत्याग्रह कर रहे युवा अपनी दो मुख्य मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से यहां पर हैं। पुलिस और जिला प्रशासन की सारी कोशिशें इनके सामने फेल हो रही हैं। पुलिस ने धरने पर बैठे करीब 60 युवाओं पर मुकदमे दर्ज किए हैं। युवाओं का कहना है कि पुलिस के किए गए मुकदमों से वो डरने वाले नहीं। देखिए, मुकदमा तब दर्ज किया जाता है अगर हम उसके खिलाफ में कुछ कर रहे हैं या हम उनका विरोध कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। हम यहाँ पे शांतिपूर्व बैठे हैं तो तुम लोग काहे का मुकदमा दर्ज कर रहे हो हम पे? अगर हम शांति से अपना सत्याग्रह कर रहे हैं तो तुम किस चीज़ का मुकदमा कर रहे हो? या तो सरकार इस चीज़ से डर रही है कि कहीं हमारे जितने भी गफलेबाजी हो रही है वो बाहर ना आ जाए, इस चीज़ से डर रहे हो तो आप वो बता दीजिए। संगीन धाराएं लगाई गई हैं आप लोगों पर, 307 तक का इस्तेमाल किया गया है धाराओं में। सर देखिए, 307 धारा तब दर्ज की जाती है अगर हम किसी का मर्डर कर रहे हैं। हमने किसका मर्डर किया है? आप एविडेंस दिखाए, हमें प्रूफ दिखाए, हम तब बोलेंगे ना कि आप लोग धाराएं सही लगा रहे हो। आप लोग ऐसे बिना वजह एक धारा लगाओगे तो हम लोग क्या करेंगे? पत्थरबाजी पहला तो हमारा सत्याग्रह चल रहा है, पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। तो हमारी तरफ से किसी ने पत्थरबाजी नहीं करी है। वो कौन लोग हैं वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन शासन अगर उनको आइडेंटिफाई कर रहा है तो जो पुलिस पथराव कर रहे थे, जिनकी वीडियो वायरल हो रखी है, फोटो वायरल हो रखी है और जिन्होंने नेम प्लेट भी उठा रखी है, तो क्या वो सही में पुलिस वाले थे या उन्होंने जो दंगाई है उनको पुलिस यूनिफॉर्म दिया है, उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? उनके नाम सार्वजनिक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि पुलिस के बेश में वो कौन है? क्योंकि नेम प्लेट लगा के नहीं आ रहे हैं। हमने उसे नोटिस करा, जितने भी वहाँ पे थे, लाठीचार्ज जिन्होंने करी, जो पथराव कर रहे हैं पुलिस के हाथ में पत्थर के साथ, हमारे पास फोटो है, आपने भी देखे होंगे, मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उनके क्यों सार्वजनिक नहीं हो रहे नाम? उनको क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर रही है? स्टूडेंट को क्यों टारगेट किया जा रहा है? हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये इतना बड़ा कैंसर रूपी इतना भ्रष्टाचार है जो जिसकी जड़ें बहुत गहरी जा चुकी है। अगर इस पे सरकार एक्शन लेती है तो सरकार को पता है कि इसमें जितने बड़े बड़े सपोज पोस्ट नेता है, साथ ही जितने बड़े अधिकारी हैं जो सरकार की चाटुकारिता करते हैं, वो फंसेंगे। तो सरकार चाहती नहीं है इनको बचाने के लिए इस तरीके का बच्चों के ऊपर मेंटली इनको हेरेसमेंट कर रही है, यहाँ पे दबाव डाल रही है ताकि वो बच्चे उठ सके, इसलिए ऐसी ऐसी धाराएं लगाई जा रही है। लेकिन यहाँ पे युवा टूटेगा नहीं, क्योंकि युवाओं ने ठान रख के रखा कि जब तक हम इस सिस्टम को सुधार रिफॉर्म नहीं लाएंगे इसमें कुछ, तब तक हम यहाँ से उठेंगे भी नहीं। अब खबर रामनगर से, जहां परिजनों की डांट से क्षुब्ध होकर कक्षा 10 में पढ़ने वाली एक छात्रा ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे परिवार में मातम छा गया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला ग्राम मडैया चिल्किया का है। ठीक, कल एक थाना रामनगर में एक मेमो प्राप्त हुआ कि एक 15 वर्षीय बच्चे की डेथ मेमो आया था। जांच की गई तो
ये 15 वर्षीय बच्चा है इज्जत रावत, इसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। जोशीमठ में पिछले 1.5 महीने से जांच एजेंसियां लगातार सर्वे कर रही हैं। जोशीमठ को लेकर आज से कुछ एजेंसियां ने अपनी रिपोर्ट एनडीएमए को सौंप दी है, लेकिन इस बार जोशीमठ की विस्तृत रिपोर्ट कैबिनेट में चर्चा के लिए लाई जा रही है। 15 फरवरी को होने वाली राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में जोशीमठ पर अब तक हुए सर्वे की पूरी रिपोर्ट चर्चा के लिए लाई जाएगी। प्रदेश के सचिव आपदा डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने जानकारी दी है कि जोशीमठ की विस्तृत रिपोर्ट को कैबिनेट में चर्चा के लिए लाया जा रहा है, जिसमें कैबिनेट के सामने ये रिपोर्ट की जाएगी, जिसके आधार पर जोशीमठ के लिए कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आपको पहले ही एक कैबिनेट निर्णय हुआ था कि कैरिंग कैपेसिटी को हमको चेक करना है और सारी शहरों की प्लानिंग उसी तरह से होनी चाहिए। तो निर्णय हुआ, उस पर कार्रवाई होगी। कैबिनेट का निर्णय है कि कैरिंग कैपेसिटी के को हम पहले देखेंगे, उसकी मापन करेंगे, जांच करेंगे, उसके बाद शहरों की प्लानिंग अकॉर्डिंगली की जाएगी। पत्नी की मौत के बाद एक पीआरडी जवान ने अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई न होने के चलते मदद की गुहार लगाई है। वहीं कार्रवाई न होने पर पीड़ित पीआरडी जवान ने पीआरडी के जवानों को साथ लेकर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। इसके साथ ही अस्पताल संचालक पर धमकी देने और जान के खतरे की भी आशंका जताई है। आपको बता दें कि बीते माह मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी पत्नी की मौत हो गई थी, जिसके चलते जवान ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और मामले में तहरीर भी थी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। धर्मनगरी हरिद्वार में आयोजित कांवड़ यात्रा अपने शबाब पर है। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व है, जिसके चलते भारी संख्या में कांवड़िए गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंचे हैं, जिसको देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कांवड़ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया और साफ सफाई, टॉयलेट, समुचित पेयजल की व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के दिशा निर्देश दिए। आज थोड़ी भीड़ ज़्यादा है घाटों पर और हमारे सभी मजिस्ट्रेट साहबान और सभी लोग अपनी लगातार ड्यूटी पर हैं और बड़ा ही स्मूथली चल रहा है। और इस मेले की खासियत ये है कि जो इसमें क्राउड आता है थोड़ा मैच्योर्ड क्राउड आता है। आपने देखा होगा कि सावन मास में जो आता है उसमें यूथ बहुत आता है। अपना आना, शांति के साथ जल भरना और धीरे से प्रस्थान करना, व्यवस्थाएं सब ठीक ठाक हैं। कोई भी अगर ऐसी स्थिति आती है तो उसके लिए हम लोगों की तैयारियां पूरी हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी कुछ बहुत ही सुचारू ढंग से संपन्न हो। सर अब देखिए इसमें 2-3 एंगल्स पर, एक तो अभी हमारे साथ नगर आयुक्त जी भी हैं, मैंने इनसे कहा कि साफ सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी रहनी चाहिए। साथ ही पुलिस प्रशासन को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि भीड़ का कोई अनुचित लाभ न उठाने पावे और इसलिए पुलिस की अपनी लगातार सीसीटीवी कैमरे से निगरानी है। प्रदेश में खाकी वर्दी पहने पुलिसकर्मी गाड़ियों के चालान काटते खूब नजर आते हैं, लेकिन ये उनका अधिकार नहीं है। ये बात एक आरटीआई के माध्यम से सामने आई है। सिटी बस वाहन स्वामी एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडियाल ने आरटीआई डाली थी, जिसमें इसको लेकर जानकारी मांगी गई थी। लगभग 13 महीने के बाद जानकारी में ये बात सामने आई कि पुलिस को किसी भी गाड़ी के कागजात, इंश्योरेंस चेक करने का अधिकार नहीं है। पुलिस से बार बार आग्रह करता रहा कि भाई कोई नोटिफिकेशन है तो पुलिस जो है अपनी मनमर्जी पे उतारू थी। मेरे द्वारा जो है शासन पे जो है सूचना लगाई गई, तो शासन ने भी मेरी सूचना को उस दिन दी है जिस दिन 13 महीने बाद, जिस दिन मेरी 7 तारीख को आयोग में अपील थी, उससे एक दिन पहले मुझे 6 तारीख को सूचना मिली है, जिसमें कि ये सीधा स्पष्ट कहा गया है कि मैंने मांगा था धारा 158 क्या कहती है। धारा 158 ये कहती है कि यदि राज्य सरकार द्वारा अगर किसी भी पुलिस अधिकारी को अनुमति देगी तब जाके वो गाड़ियों के कागज चेक करेगा, जैसे कि बीमा है, इंश्योरेंस है, लाइसेंस है। तो उसमें मुझे बताया गया कि ये सूचना हमारे पास धारित नहीं है। आपने देखा होगा किसी पे लाइसेंस नहीं है, किसी पे आरसी नहीं है, किसी परमिट नहीं है और पुलिस जो है गाड़ी को सीज कर सकती है। तो धारा 206 और 207 यही कहती है। लेकिन जब मेरे द्वारा इनसे मांगा गया कि भाई शासन से कि भाई आपने कोई पुलिस को अधिकार दिया गया है, तो इन्होंने साफ लिख दिया कि भाई हमारे पे सूचना धारित नहीं है। जब इनके पास शासन का पुलिस को कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है और पुलिस जो है हजारों लाखों लोगों का जो चालान करके करोड़ों रुपए वसूल कर चुकी है। चारधाम यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं हेल्थ डायरेक्टर जनरल विनीता शाह ने कहा कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को लेकर प्लानिंग की जा रही है, जिससे यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही बेहतरीन स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य विभाग हर संभव प्रयास करेगा। सरकार ने जिले के सीएमओ को चारधाम यात्रा को लेकर अलर्ट रहने के लिए कहा है।
हमारी तैयारी पूरी ही है और हम आशा करते हैं कि जो भी विभिन्न प्रदेशों से हमारे लोग यात्री आएंगे वो एक अच्छा अनुभव लेके जाएंगे और उनकी हेल्थ का ध्यान के लिए हमारी प्लानिंग चल रही है और सभी की यात्रा सुखद रहे और सफल रहे, यही हमारा प्रयास है। वनाग्नि जैसी घटनाओं की रोकथाम और उसके प्रबंधन और कार्य योजना को लेकर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा अनुश्रवण समिति ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें वन विभाग के अधिकारियों को वनाग्नि की रोकथाम के लिए पूरी तैयारी रखने, पर्यावरण और जंगलों के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने और सबकी सहभागिता से वनाग्नि घटनाओं की रोकथाम हेतु कार्य के निर्देश दिए गए। हम लोगों ने पूरे चमोली जिले में 106 क्रू स्टेशन, फायर क्रू स्टेशन बनाए हैं, जहां पे हमारा एक बंदरोगा या डिप्टी रेंजर प्रभारी बनाया गया है और 3 या 2 फॉरेस्ट गार्ड और 4 फायर वॉचर रखे गए हैं। 7-8 स्टाफ वहाँ 24 घंटे तैनात है। और इसके अलावा हम लोग गाँवों में हमारे वन आरक्षी बंदरोगा गाँव में गोष्ठियाँ कर रहे हैं लगातार और ब्लॉक स्तरीय गोष्ठी कल हमने थराली में करी थी। आज जिला स्तरीय वनाग्नि समिति की बैठक थी 14 फरवरी को, जो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई। यहाँ पर भी सभी वन क्षेत्राधिकारी, चारों डीएफओ और सभी काफ़ी वन पंचायत सरपंच, 15-20 मीडिया के लोग, पुलिस विभाग के लोग, अन्य विभागों के लोग, मीडिया के हमारे साथी लोग उपस्थित हुए और ये तय किया गया कि जन सहयोग से हम लोग आग को। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।